आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब गुरुवार के लिए क्या रखनी है आपको खास तैयारी, और आपकी आगे की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। और इसके साथ ही मेरे रिसर्च से तमाम सहयोगी साथ में है। जैसा आप देख पा रहे हैं, देवांशी आशीष से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और दिसंबर तिमाही में आरबीएल बैंक से उम्मीदें। कुशल बताएंगे गुरुवार यानी 27 जनवरी को आने वाले बीएचईएल के नतीजों का अनुमान। वरुण से समझेंगे क्यों फोकस में है स्विगी और जोमैटो। अनुराग शाह से जानेंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बजट में क्या होगा खास। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा पिछले 4 दिनों से जारी बाजार में बिकवाली पर ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 129 अंक चढ़कर 17,278 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा उछला, उसके बाद इसने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी में तो 750 अंकों का उछाल रहा। और आइए अब सीधे एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं, निफ्टी में करीब 450 अंकों की रिकवरी आई, क्या है वजह? भारतीय बाजारों में आज दिखा बड़े उतार चढ़ाव और अच्छे एक्शन का दिन। जी हां, ग्लोबल मार्केट्स के कमजोर संकेतों के चलते खराब शुरुआत होना तय थी, हुई भी। 17,000 के आसपास निफ्टी खुलने के बाद थोड़े समय वहां वक्त बिताता हुआ दिखा और उसके बाद शुरुआती मिनटों में 17,000 के नीचे गया। इनफैक्ट 17,800 के करीब जाकर 16,800 के करीब जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, लेकिन पहले ही घंटे में निचले स्तरों से जो रिकवरी की शुरुआत हुई वो रिकवरी धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई दिखी और दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। 17,275 के आसपास तो निचले स्तरों से शानदार रिकवरी करीबन 450 पॉइंट की आपको बैंक निफ्टी में नजर आई। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत था। निफ्टी ने भले ही कल के लोज तोड़े हों दिन के दौरान और उसके बाद रिकवरी दिखाई हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल के लोज नहीं तोड़े और कल के लोज के आसपास ही सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी पहले घुमा, पहले मजबूती दिखाने के संकेत आए और बैंक निफ्टी भी दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास 37,700 के ऊपर बंद होने में रहा कामयाब। शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आती दिखी। इस रिकवरी की तारीफ इसलिए भी करनी होगी, 2-3 बड़ी वजह। एक, ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत नहीं थे। अमेरिका में कल भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन था। आज दिन भर डाउ फ्यूचर्स लगभग 1% नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 2% नीचे ट्रेड करते हुए दिखे। उसके बावजूद भारतीय बाजार अच्छी मजबूती दिखाने में कामयाब रहे। दूसरी बात, एफआईज की तरफ से तेज बिकवाली के आंकड़े अब भी आ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे बाजार मजबूत रहे। तीसरी बात, कल गणतंत्र दिवस के मौके पर बाजार बंद है और परसों जब बाजार खुलेंगे तो मंथली एक्सपायरी है जनवरी सीरीज की, उसके बावजूद बाजार मजबूत रहे। और चौथी बात यह कि बजट की अहम इवेंट है, उससे पहले बाजार आपको मजबूत होते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर इन सारे फैक्टर्स के बीच में बाजार की तेजी डेफिनेटली थोड़ी रिलीफ देने वाली है। एक और अच्छी बात आज के सेशन में यह रही, न सिर्फ दिग्गजों में खरीदारी लौटती हुई दिखी, बल्कि कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐसे हैं जो अपने निचले स्तरों से बड़ी उछाल दिखाने में कामयाब रहे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मूड माहौल बाजार का सुधरता हुआ दिखा और पिछले कई कमजोर खराब मूड बिगाड़ने वाले ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज बाजार में एक बड़ी रिलीफ वाला राहत वाला दिन रहा। तो मैनिक मंडे के बाद रिकवरी का ट्यूसडे हमने देखा। मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, मंडे का बाजार तो हम सबने देखा, ट्यूसडे को एक पॉजिटिव संकेत बाजार की तरफ से। बजट से पहले क्या अहमियत रखता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जितनी भी बिकवाली होनी थी मेरे ख्याल से बड़े मात्रा में हो चुकी है और अभी मार्केट्स सेटल होने की कोशिश कर रहा है। आज हमने देखा कि एफआईएस की बिकवाली होने के बाद भी मार्केट्स में एक्सपायरी के पहले आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। मेरा ऐसा मानना है कि कल की छुट्टी के बाद जब मार्केट्स खुलेंगे तब डेफिनेटली थोड़ी सी और वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट्स 17,000 का लेवल डेफिनेटली मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और इसमें बैंकिंग जो सेक्टर के स्टॉक्स है, कैपिटल गुड्स, आईटी, जो भी दिग्गज सेक्टर्स है, यहाँ से आपको मदद मिलेगी। अभी भी नतीजों का सीजन है तो मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन रन अप ऑफ द बजट के पहले तक मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। और बजट अगर होपफुली 1 तारीख को जो आएगा वो बहुत हेल्दी बजट अगर होगा, बैलेंस्ड बजट, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट्स में वापस जैसे पिछले साल हो गया था कि बजट के बाद अब एक बहुत अच्छी उछाल मार्केट्स ने देखी थी। तो डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं समझता हूँ कि ये लेवल्स डेफिनेटली मार्केट सेटल होगा
और आगे चल के आने वाले दिनों में आपको अच्छी तेजी देखने की पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेगी। जी अविनाश जी, और साथ ही मैं आपसे जानना चाहते हैं, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, पोजिशनल व्यू हमको कैपिटल गुड सेक्टर पसंद है और इसमें लार्सन एंड टुब्रो हमको काफी पसंद है। आज के बाजार में ये 1924 पे क्लोज हुआ है। मुझे लग रहा है कि देखिए, नॉट ओनली इनके Q3 के नंबर्स अच्छे आएंगे और आने वाले साल का आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, बजट में हमको लग रहा है कि पिछले साल के जैसे अगर इनको अच्छी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, तो एल&टी डेफिनेटली एक अच्छा वेल पोजिशन बेट है आने वाले 8 से 10 दिनों के लिए। यहाँ पे एटलीस्ट एकदम शॉर्ट टर्म के लिए 2078 का टारगेट प्राइस आप ले सकते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली हमको लग रहा है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो ये 8 से 10 दिन के लिए अच्छा पोजिशनल बेट भी है, प्लस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कोई खरीदना चाहे तो भी इसमें अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। बिल्कुल, तो पोजिशनल व्यू रखना हो तो एल&टी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप हफ्ते भर की खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। अविनाश गोरक्षकर की ये राय है। आगे बढ़ते हैं और सिप्ला के नतीजे आ चुके हैं। जो नतीजे हैं अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफे और बिक्री में हमने देखा है हल्की बढ़त भी नजर आई है। हालांकि मार्जिन फ्रंट पे 1.25% घटकर जो वो है 22.5% हुआ है। कंसोलिडेटेड मुनाफा हमने Q3 में देखा है 729 करोड़ पर है। तो आपके सामने है सिप्ला के नतीजे। अविनाश जी, आपसे राय जानना चाहते हैं, सिप्ला के Q3 नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं और फिलहाल अब स्टॉक में क्या किया जाना चाहिए? मैं समझता हूँ स्वाति, नंबर्स तो डेफिनेटली टॉप लाइन पे ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। मार्केट अनुमान कर रही थी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आएगी। यहाँ पे जो नंबर आया है वो स्लाइटली पिछले क्वार्टर तीसरे तिमाही के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी और जो आने वाले क्वार्टर्स में जो ग्रोथ आएगा, मेरे ख्याल से वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। तो मैं समझता हूँ कि हल्की थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको शायद डे आफ्टर टुमारो के सेशन में देखने को मिले, क्योंकि मार्केट्स अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स की एक्सपेक्टेशन कर रही थी, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री अगर अच्छी है, आउटलुक अगर आगे अच्छा मैनेजमेंट कहता है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल में पता चलेगा, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें अच्छी अप ट्रेंड करेगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से कमेंट्री आने के बाद ही मैं समझता हूँ इसमें ऊपर का डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो फ्रेश खरीदारी कमेंट्री के बाद और जिनके पास है होल्ड करने की सलाह, ये है सिप्ला पर अविनाश जी की राय। वहीं गुरुवार यानी 27 जनवरी को BHEL के नतीजे आने वाले हैं। अनुमान क्या कहता है, कुशल से समझते हैं। कुशल, जरा बताएं BHEL के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? तो BHEL के टर्न अराउंड नतीजे रहने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी की आय जो है लगभग 28% बढ़कर 5703 करोड़ पर रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी घाटा है, जो पिछले 7 तिमाहियों से आता हुआ नजर आ रहा है, वो इस बारी 44 करोड़ रुपए के कामकाजी मुनाफे में तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही अगर आप कंपनी का घाटा देखें तो ओवरऑल 231 करोड़ का घाटा पिछले साल था और इस बारी 45-46 करोड़ का घाटा हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो घाटा भी जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा और साथ ही कंपनी की जो नए ऑर्डर्स हैं वहां पर भी 46% की ग्रोथ के साथ हम अनुमान कर रहे हैं कि जो कंपनी की कुल ऑर्डर बुक है वहां पर सालाना आधार पर 3% का इजाफा होकर 1,09,000 करोड़ रुपए पर कंपनी की कुल ऑर्डर बुक आती हुई नजर आ सकती है। बेहतर एग्जीक्यूशन से कंपनी ने काफी अच्छे टर्न अराउंड के संकेत दिए हैं। अब देखना यही होगा कि रिसीवेबल्स की स्थिति जो है एग्जीक्यूशन के बाद वो कैसी रहती है, साथ ही खर्च कम करने के प्लान्स जो है वो क्या कंपनी की मैनेजमेंट सोच रही है। इन सब बातों को आपको नंबर्स के साथ साथ देखना होगा और कंपनी जो है ओवरऑल बेहतरीन नंबर्स जो है पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। वही आने वाले नतीजों में 27 जनवरी को जारी होंगे RBL बैंक के नतीजे भी। अब RBL बैंक के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? देवांशी हमारे साथ है, हमारी सहयोगी। देवांशी, जरा बताएं ये जो RBL बैंक के नतीजे हैं उसका अनुमान किस तरीके का है? बिल्कुल, आप देखिए इस बार RBL बैंक की जो कमेंट्री होगी वही सबसे अहम होगी, क्योंकि रिकवरी के जो फिगर्स हैं वो सबसे अहम इस बार आते हुए दिखेंगे कि कौन से अकाउंट्स हैं जहां से रिकवरी की उम्मीद इस बार लगाई जा रही है। क्योंकि अगर आप दूसरे अकाउंट्स देखिए, यानी कि जो दूसरे सेगमेंट्स है, MFI सेगमेंट है, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट्स है, वहाँ पर इनका जो एक्सपोजर है वहाँ पर लगातार दबाव बनता हुआ दिख रहा है। इस बार भी जो स्लिपेजेस हैं, रीस्ट्रक्चरिंग है, वो बढ़ती हुई दिख सकती है और असेट क्वालिटी में उसी के चलते थोड़ा सा दबाव बनने की ही आशंका बनती हुई दिख रही है। अब देखिए जो ग्रॉस NPA
हैं वो 5.4% से थोड़े से कम हो सकते हैं, 5.3% रिकवरी के चलते, और नेट एनपीएस भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 3 से 4% तक की बढ़त आएगी, क्योंकि इनकी जो ग्रॉस लोन बुक थी वो 5% तक सालाना आधार पर बढ़ती हुई दिखी थी। मुनाफा इस बार कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप देखिए जो प्रोविजंस के आंकड़े वो बहुत ज़्यादा कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, और साथ ही स्लिपेजेस आते हुए दिख सकते हैं। जो ऑपरेटिंग खर्च है वो भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और इसी के चलते मुनाफे पर इम्पैक्ट होगा। लेकिन देखना होगा, अगर रिकवरी अच्छी आती है तो मुनाफे के नंबर्स बढ़ सकते हैं, प्रोविजंस के आंकड़े कम होते हैं तो भी मुनाफे के नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, 90 करोड़ से लेकर 120 करोड़ से ज़्यादा की जो मुनाफे की रेंज है वो फिलहाल सामने आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही देखना होगा कि जो फ़ी आय है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, और जो मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए दिखें उसके बाद जो कमेंट्री है कामकाज पर वो कैसी रहती है, इन सब पर फोकस रहेगा। तो कमेंट्री सबसे अहम होगी इस बार नंबर्स से भी ज्यादा। जी बहुत शुक्रिया देवांशी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब फोकस में क्यों है स्विगी और जोमैटो, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण जरा बताएं डिटेल्स। देखिए सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में जोमेटो के स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने मिली, और उसी दिन कोइंसिडेंसली एक खबर आई कि स्विगी ने दरअसल फंड रेजिंग की है। जो फंड रेजिंग इन्होंने की है वो है करीब $700 मिलियन के आसपास की, और काफ़ी सारे बड़े निवेशक जो है उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है। और इस फंड रेजिंग के चलते इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है अब करीब $10.7 बिलियन के आसपास हो चुके हैं। और देखिए ये पहले बार नहीं है इस कंपनी ने फंड रेजिंग की, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2021 में जून जुलाई के महीने में इस कंपनी ने फंड रेजिंग की थी, और तब इस कंपनी के वैल्यूएशन करीब $5.5 बिलियन के आसपास के थे। यानी कि 6-7 महीने के अंतराल में ही इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो दुगने हो चुके हैं। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर के आसपास एक खबर आई थी कि ये कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है, तब वैल्यूएशन करीब $10 बिलियन के आसपास के माने जा रहे थे, और इनफैक्ट जो फंड रेजिंग की गई है उसके चलते वैल्यूएशन $10.7 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। यानी कि लोगों के अनुमान से ये काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और पिछले 6-7 महीने में तो दुगने हो चुके हैं। जाहिर सी बात है जोमेटो में गिरावट के बाद वैल्यूएशन जो है वो करीब $9.5 बिलियन के आसपास के हो गए थे। यानी कि स्विगी से भी सस्ते वैल्यूएशन जो है वो अब जोमेटो के हो गए थे। अभी स्पेस को इस तरह के वैल्यूएशन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि स्पेस में ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। अगले 5 से 6 साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 30 से 40% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ से ये पूरी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ हो सकती है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसको लेके काफ़ी बुलिश है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह के वैल्यूएशन जो है वो स्विगी को दिए जा रहे हैं। जून के आसपास ही दरअसल जोमेटो की भी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद स्टॉक दुगना हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है। लेकिन स्विगी के वैल्यूएशंस के बाद अगर आप देखेंगे तो जोमेटो में मार्केट की रिकवरी के साथ एक अच्छी खासी रिकवरी जो है वो भी देखने मिली है। तो ये स्पेस जो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार फंडिंग जो है इस स्पेस में देखने मिल रही है। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि गुरुवार के बाजार पर आपको क्या रखनी है खास तैयारी। परसों जब हम सुबह ट्रेड के लिए लौटेंगे तो देखेंगे कि 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में क्या कुछ होता है। अमेरिकी बाजारों की चाल इसलिए भी अहमियत वाली है क्योंकि 2 दिनों की फेड की बैठक का जो नतीजा आना है उस पर हमारा रिएक्शन परसों ही होगा। आज और कल फेड की बैठक है तो एक बड़ा ट्रिगर वहां से आने वाला है। इसके अलावा हमारे अपने ट्रिगर्स में देखते हैं क्या एफआईज की तरफ से आज किसी तरह की कोई शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी के आंकड़े आते हैं, या फिर बिक वाली में कहीं कोई कमी आती है क्या, ये दूसरा आंकड़ा होगा। इन दोनों के बीच में परसों जब वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है उस दिन हम खुलेंगे तो लेवल्स जो आपके लिए अहम होंगे, निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर 17,000 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही अब फ्रेश कमजोरी आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी पर 37,000 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही फ्रेश कमजोरी रहेगी। 38,200 को पार करके ट्रेड करना शुरू किया बैंक निफ्टी ने तो मजबूती के तगड़े संकेत आते हुए दिखेंगे, और निफ्टी अगर 17,475 17,500 की रेंज को पार करके ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर से निफ्टी में भी अच्छी मजबूती आने के आसार बनेंगे। तो परसों का सेशन मेक और ब्रेक वाला होगा। 2 दिनों की छुट्टी, फेड की मीटिंग, एफआईज की बिकवाली के आंकड़े और मंथली एक्सपायरी के बीच में अगर हमने गुरुवार का सेशन बचा लिया और एक अच्छी मजबूती दिखा दी तो मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म करेक्शन हो चुका है, पूरा बॉटम बन चुका है और बजट से पहले बाजार दौड़ लगाने को तैयार है या बजट के बाद। लेकिन अगर परसों के सेशन में हम फिर से कमज़ोर हो गए और एक ख़राब क्लोजिंग दिखी तो फिर मामला थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है। तो आज की रिकवरी तो अच्छी है लेकिन अल्टीमेटली बाजार की दिशा दशा परसों के सेशन से ज़्यादा साफ बनेगी। आइए अब जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके।
आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत है आपका शो में। कहां पर मौके बन सकते हैं ऑप्शंस के गुरुवार को? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज मार्केट में एक पुलबैक जरूर देखने को मिला, लेकिन अभी निफ्टी अभी भी 17,300 के नीचे ट्रेड करी और आज के सेशन में जो पुलबैक था वहां पे 17,300 पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव होते हुए दिखे, जहां पे हमें दिख रहा है कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन 17,300 पे आज ऐड करी है, जो दिखाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये पुलबैक में 17,300 350 एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा। और वहीं देखें तो 17,200 की कॉल में भी एक एडिशन देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट वापस यहाँ से एक डिप ले सकता है, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर वीक ही है मार्केट का। जब तक 17,350 के ऊपर हम क्लोज नहीं होते, ये पुलबैक में शॉर्ट सेलिंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम 17,200 का पुट बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब क्लोज हुआ है 77 रुपीज के आसपास। और ये इवेंटफुल वीक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और एक बार मार्केट में वापस डिप आते हुए मिल सकती है। तो 17,200 का पुट 77 रुपीज में बाय करने की सलाह रहेगी। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 110 से 120 तक के। तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से डिप देखने को मिल सकता है। हो सकता है वापस हम 17,200 के लेवल को एक बार तोड़ते हुए दिखे गुरुवार को, तो इसलिए हम पुट बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर एक्शन थी और आज ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाया और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी फरवरी सीरीज में भी देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है यहाँ पे हीरो मोटर को फोकस में रखना चाहिए। हीरो मोटर में हमें लग रहा है कि 2840 2850 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। तो थर्सडे के सेशन में हीरो मोटर जरूर बाय किया जा सकता है 2730 के स्टॉप लॉस। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी गुरुवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अविनाश जी, आपके पास आ रहे हैं और समझेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है आज की? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस जो अभी 800 रुपया है, वो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की पोटेंशियल रखता है। पहली बात तो इनका जो कोर रिटेल बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा है। कॉर्पोरेट स्पेंडिंग भी बढ़ी है, तो कॉर्पोरेट बुक भी बढ़ा है। सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है। स्लिपेजेस और प्रोविजंस इस क्वार्टर में कम आ गया और हमको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है बैंक आने वाले चौथे क्वार्टर और FY23 के लिए भी मेंटेन करेगा। और होपफुली अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते भी है तो हमको लग रहा है कि लोन बुक ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट बैंक को ज्यादा मुनाफा होगा और ओवरऑल जो सब्सिडरीज है ये भी काफी अच्छा कर रही है, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लोम्बार्ड। तो मैं समझता हूँ 800 रुपए में बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड अभी मिल रहा है। करीबन 975 का टारगेट हमको लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसको इस प्राइस से खरीद लीजिए। मुझे लग रहा है अच्छी अपसाइड आपको अगले 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। जी, तो लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए आईसीआईसीआई बैंक में निवेश की सलाह यहां पर अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आज हमारे शो में शामिल होने के लिए।